हेलो फ्रेंड्स, मेरा भी स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज से मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं UPSC JEE सिविल के लिए। ठीक है, तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे प्रैक्टिस सेट का, वो अब देखिए, पढ़िए अच्छे से और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट आपका टिल 28 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनिंग। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, बताइए। ए बॉक्साइट, बी जिप्सम, सी कंकड़ या डी लाइमस्टोन। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है? और देखिए, जो क्वेश्चन मैं इस बार लाया हूँ और लेकर आऊँगा, वो आपका इजी टू मॉडरेट, फिर मॉडरेट से टफ होगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए कि इजी क्वेश्चन है। पहले अब स्टार्टिंग चल रहा है, तो इजी से मीडियम की ओर चलेंगे और मीडियम से फिर हार्ड की ओर क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए, इसमें आपका होगा, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग ऑफ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम के निस्तापन से प्लास्टर ऑफ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जिनको PDF चाहिए था, उसी के लिए मैंने एक अलग से हर क्वेश्चन, मतलब इसी वीडियो में, इसी PDF में हर क्वेश्चन के नीचे मैं उसका सॉल्यूशन कराया हूँ, हल कराया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे PDF भी देना रहता है, और आपको पता ही मैं PDF कैसे मिलेगा। मेरा PDF अगर नहीं पता होगा तो वीडियो के लास्ट में मैं फिर से बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ लीजिए। तो इसमें आपका जिप्सम होगा। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है आपका CaSO4 1/2H2O। ठीक है, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, देखिए, एक बार मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्लास में वीडियो में पढ़ा दूँ और इसका PDF भी आपको दे दूँ, और PDF को आपको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, PDF में से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका देखिए, जिप प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है CaSO4 1/2H2O है। जिप्सम का आपका CaSO4 2H2O है। देखिए, इसी का निस्तापन करने प्राप्त किया जाता है, मतलब कि वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का निस्तापन करने से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर होता है, वो कैसे बनता है। तो जिप्सम को हम क्या करते हैं, 150 डिग्री तक गर्म किया जाता है। ठीक है, जिप्सम को 150 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो यह जल के साथ तीव्रता से कंबाइन करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा सवाल है हमारा, पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट के रासायनिक अवयवों के सही अनुपात का चयन कीजिए। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। सीमेंट के रासायनिक अवयव के सही अनुपात का चयन करना है, रेशियो बताना है, कौन होगा इसमें, बताइए। तो देखिए, इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लाइम 63%, सिलिका 22, अल्मोनिया 6 और आयरन ऑक्साइड 3। ये अप्रोक्स परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन कर किए हुए हैं, इसको देख लीजिए आप। देखिए, लाइम जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमको हल करना है। ठीक है, तो देखिए, लाइम का परसेंटेज होता है 67%, सिलिका होती है 17 से 25%, अल्मोनिया 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6%, मैग्नीशिया 0.1 से 4%, सल्फर डाइऑक्साइड 1 से 3% और जिप्सम होता है वो 3 से 5%। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिए, हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह मिलेगा और आपको एक बेटर रिवीजन आपका होते रहेगा। ठीक है, टिल एग्ज़ाम तक ऐसे ही वीडियो आपको चलेगा। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं भी आपको इसका PDF भी दे दूंगा। ठीक है, कैसे मिलेगा ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए, टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर, लाइम स्टोन एंड सेल और देयर स्लरी इज बर्न्ट इन ए रोटरी किल्न एट ए टेम्परेचर बिटवीन। ठीक है,
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सूखे सीमेंट पाउडर को प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर और सेल या उनके घोल को एक रोटरी भट्टी में किस तापमान पर जलाया जाता है। ठीक है, टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर। ठीक है, सीमेंट ड्राई पाउडर पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो लाइम स्टोन है या फिर सेल है, इसको भट्टी पे कितने तापमान पे जलाया जाता है। कुल मिला के क्वेश्चन यह कह रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है ए 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, बी 1200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस, सी 1300 डिग्री सेल्सियस और 1400 डिग्री सेल्सियस, या डी 1400 डिग्री सेल्सियस एंड 1500 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा होगा इसमें सही आंसर बताइए। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1400 डिग्री सेल्सियस एंड 1500 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पे हम पकाते हैं भट्टी में। ठीक है, लाइमस्टोन और स्लरी को। और जो इसका शुष्कन क्षेत्र होता है वो टेम्परेचर ऑफ किल्न ये 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, शुष्कन क्षेत्र का टेम्परेचर कितना होता है, 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। शुष्कन आप समझते हैं ना, शुष्क मतलब क्या होता है। अब इंग्लिश में देखिए, कहीं कहीं इंग्लिश का हिंदी भूल जाता है, हिंदी का इंग्लिश, अब समझ लीजिएगा शुष्कन का इंग्लिश क्या होता है। उसका जो टेम्परेचर जब 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, देखिए इसमें CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखिए निस्तापन क्षेत्र में टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। कंडीशन दिया गया। ठीक है, शुष्कन क्षेत्र रहेगा तो 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, निस्तापन क्षेत्र रहेगा तो 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज। ठीक है, यदि समान संगतता के लिए जल का P% आवश्यक हो तो आरंभिक जमाव के समय के निर्धारण के लिए जल को मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बताइए। इसमें कौन सा सही होगा, ए 0.70 p, बी 0.75 p, सी 0.80 p या डी 0.85 p। इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, दिया है यदि सामान्य संगतता के लिए जल का P% आवश्यक हो तो आरंभिक जमाव के समय के निर्धारण के लिए जल को मिलाया जाता है। ठीक है, कितना, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0.85। ठीक है, देखिए ये टेस्ट है, ये आपका परसेंटेज ऑफ वाटर है। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, सेटिंग टाइम 0.85 p। ठीक है, ये सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए पूछ रहा था तो 0.85 p होगा। ठीक है, सघनता परीक्षण होगा तो 25 से 30% वेट ऑफ सीमेंट होगा। साउंडनेस टेस्ट होगा यानी कि निर्दोषिता परीक्षण होगी तो P/4 + 3.5% सीमेंट और सेंड का। ठीक है, सीमेंट और सेंड का। ठीक है, अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा तो P/5 + 2.5% सीमेंट प्लस सेंड का। ठीक है, ठीक है, इतना परसेंटेज ऑफ वाटर आपको लगेगा। 4 टेस्ट दिया गया है, पहला सघनता परीक्षण यानी कि कंसिस्टेंसी टेस्ट, दूसरा सेटिंग टाइम टेस्ट, तीसरा साउंडनेस टेस्ट और चौथा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो क्वेश्चन में आपका सेटिंग टाइम क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में आपका देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है आपका सेटिंग टाइम टेस्ट, तो इसमें कौन सा होगा आपका 0.85 p। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, सबसे मूल्यवान इमारती लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, ए चीर, बी शीशम, सी सॉल या डी टीक। तो सबसे इमारती लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है बताइए, कौन सा होगा इसमें।
तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी टीक, ठीक है, यानी कि सांगवान। सांगवान का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है आपका 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टीक है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेट कितना होता है 625 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो आपका क्लियर होगा, उसके साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन और क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए शीशम जो है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका वेट कितना होता है 800 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब शीशम का यूज कहाँ करते हैं, होम में, फ्लोर में, रेल के डिब्बे और पानी का जहाज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको भी रटते रहिए। आगे देखिए, द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। दीमक से अधिकतम सुरक्षार्थी लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, ए चीर, बी शीशम, सी सॉल या डी सांगवान, ठीक है, सांगवान। तो बताइए दीमक से अधिकतम सुरक्षा वाली लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आपका सही होगा डी टीक, ठीक है, यानी कि सांगवान, ठीक है। देखिए जो टीक है उसका 12% जलांश पर इसका भार 625 से 670 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। आगे देखिए, अ सीमेंट कंक्रीट रोड इज 1000 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। ओवर द सब बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल द बॉक्स कटिंग इन रोड क्रस्ट इज, ठीक है। अब बताइए एक सीमेंट कंक्रीट की सड़क है जो 10 सेंटीमीटर मोटे उपाधार पर 1000 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 15 सेमी मोटी है, ठीक है। सड़क के भूपटल के लिए बॉक्स कटिंग कितनी होगी, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पहले क्या करना है, देखिए पहले आपको इसमें देखिए पहले आप इसका तो सॉल्यूशन आपको नीचे है देख लीजिएगा, लेकिन एक बार और बता दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा है, आपका लेंथ दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1000, एल आपका यानी कि लेंथ ऑफ रोड 1000 दिया हुआ है, ठीक है। वाइड आपको दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, वाइड आपका 8 मीटर दिया हुआ है। स्लेब का थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस कितना 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। थिकनेस दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.15 होगा, लेकिन हम सेंटीमीटर में ही लिख रहे हैं अभी, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका थिकनेस हो गया, ठीक है। अब सब बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे सब बेस दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, तो सब बेस आपका कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल बनाने का नियम है, पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए, ये सारा आपका गिवन है, ठीक है। अब देखिए बॉक्स कटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि बॉक्स कटिंग जो रोड है उसका फॉर्मूला का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, एक तरह से आयतन होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है बॉक्स कटिंग का 15, देखिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए कहाँ क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यही आपका बॉक्स कटिंग इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट का वॉल्यूम प्लस 10 सेंटीमीटर मोटी सब बेस का वॉल्यूम, ठीक है। ये बॉक्स कटिंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग रख दीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपका देखिए वॉल्यूम निकालना है ना एक तरह से दोनों में, तो पहले 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल लीजिए, और फिर क्या कि 10 सेंटीमीटर मोटी सब बेस का वॉल्यूम निकाल लीजिए, और दोनों का वॉल्यूम निकाल कर जोड़ दीजिए। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो आपका लेंथ आपका 1000 है, वाइट आपका 8 है, और 0.15 यहाँ पे क्या किया है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है, तो यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर मोटी स्लैब का, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में यहाँ भी वॉल्यूम आपका निकालना है, तो सेम है, लंबाई लेंथ 1000 होगा, चौड़ाई 8 होगा, और जो थिकनेस था यहाँ पे कितना था 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1, इसको मीटर में चेंज किया गया है, और दोनों का वॉल्यूम निकाल कर
इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा तो 2000 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में कोई टॉपिक ना आए, कोई क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन ऑफ ए होमोजीनियस मटेरियल इज नॉन एज। ठीक है, तो बताइए रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन ऑफ ए होमोजीनियस मटेरियल इज नॉन एज, क्या होगा इसमें? लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, इसको क्या कहेंगे? यील्ड रेशियो, हुक रेशियो, पॉइजन रेशियो या प्लास्टिक रेशियो, क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी पॉइजन रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो इसको डोनेटेड म्यू से किया जाता है, इसका वैल्यू होता है आपका -1 से 0.5। ठीक है, अब देखिए जब स्टील जो इस्पात में है उसका पॉइजन रेशियो होता है आपका 0.286। ठीक है, और आपका इलास्टिक मटेरियल होगा यानी कि प्रत्यास्थ पदार्थ होगा तो उसका म्यू का वैल्यू होगा, पॉइजन रेशियो का वैल्यू होगा आपका 0.25 से 0.42। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। ठीक है, जब चेन सर्वेइंग करते हैं उसमें फील्ड वर्क जो होता है उसको कैसे सीमित कर रखते हैं? ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें? ए लीनियर मेजरमेंट ओनली, बी एंगुलर मेजरमेंट ओनली, सी बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, या डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लीनियर मेजरमेंट ओनली। ठीक है, चेन सर्वे में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ लीजिए। देखिए लीनियर मेजरमेंट ओनली मेजर ट्रेंगुलर फिगर। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट से सिर्फ हम ट्रेंगुलर फिगर को मेजर करते हैं। ठीक है, एंड इन चेन सर्वे इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द एरिया इन ट्रेंगल। ठीक है, और जब चेन सर्वे करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एरिया को किस भाग में डिवाइड करें, तो ट्रेंगल के रूप में हम एरिया को डिवाइड करें, ये नेसेसरी है चेन सर्वे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द लॉसेस इन ओपन चैनल वेरी एज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अनावृत चैनल में क्षय किसके समानुपाती परावर्तित होता है? ठीक है, आपका ए वेलोसिटी, वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी स्क्वायर, अंडर रूट वेलोसिटी, या वेलोसिटी का क्यूब। तो क्या होगा? लॉसेस इन ओपन चैनल वेरी एज प्रोपोर्शनल टू। और क्वेश्चन में इजी टू मीडियम से टफ लाऊंगा, तो इससे अब देखिए क्वेश्चन जो आएगा मेरा अब धीरे धीरे लेवल बढ़ के ही आएगा। ठीक है, तो अच्छा आएगा, लगेगा क्वेश्चन आपको देखने में, पढ़ने में मज़ा आएगा। सो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? 42 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, देखिए चैनल में स्पेसिफिक एनर्जी या फिर हाइट लॉस है तो उसका फॉर्मूला होता है E = H+V²/2G। ठीक है, तो E आपका क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि लॉसेस इन ओपन चैनल इज वेरी प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? V² के। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। पॉइजन रेशियो फॉर स्टील विद इन इलास्टिक लिमिट रेंज ऑफ फ्रॉम। ठीक है, प्रत्यास्थ रेंज के भीतर इस्पात का पॉइजन अनुपात होता है, बताइए क्या होगा? कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? ए 0.15 to 0.20, बी 0.25 to 0.24, सी 0.25 to 0.33, या डी 0.33 to 0.35। तो पॉइजन रेशियो फॉर स्टील विद इन इलास्टिक लिमिट रेंज फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा आपका सी 0.25 to 0.33। ठीक है, देखिए स्टील का पॉइजन रेशियो आपका 0.286
लमसम होता है, इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब देखिए पॉइजन रेशियो का आपका सूत्र या फिर रेशियो या फॉर्मूला कहिए, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। याद रहेगा, याद नहीं है तो याद करते रहिए हमारे साथ। अब इलास्टिक मटेरियल का पॉइजन रेशियो होता है आपका 0.25 टू 0.42, ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। अब देखिए फॉर ऑल मेटल्स, सभी मेटल के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल केस होता है ह्यूमन टिश्यू में। ह्यूमन का जो टिश्यू है मानव ऊतक, उसमें इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंक्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी, ठीक है। 6.5 सेमी अवपात वाले कंक्रीट को कहते हैं ड्राई, अर्थ मॉइस्ट, सेमी प्लास्टिक या डी प्लास्टिक। तो बताइए 67 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। कंक्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी, तो इसका आंसर होगा आपका, तो इसमें होगा आपका कौन सा होगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे कई कंडीशन में है, आपका सघनता जो टेस्ट है वीवी डिग्री के अनुसार किया जाता है, तो अलग अलग है, सब आपका कंडीशन दिया हुआ है। देखिए मोइस्ट अर्थ रहेगा तो इसका वैल्यू होगा आपका 40 to 20, वेरी ड्राई रहेगा तो 20 से 10, ड्राई रहेगा तो 10 से 5, प्लास्टिक रहेगा तो 5 से 3, सेमी फ्लूइड रहेगा तो 3 से 1 और फ्लूइड रहेगा तो 1 से कम, ठीक है। इस टेबल को भी याद करते जाइए, ठीक है। बहुत सारा टेबल आएगा, सारा टेबल को नोट कीजिए, याद कीजिए, रट जाइए, ठीक है। और बताइएगा जरूर कैसा लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल हमारा, कंक्रीट इज अनसुइटेबल फॉर कंपैक्शन बाय ए वाइब्रेटर इफ इट इज, ठीक है। बताइए कौन सा होगा। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन मत लगाइए, क्वेश्चन लगाइए लेकिन उसके साथ जो मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन के नीचे उसको खास कर देखिए। लेकिन उसमें क्योंकि क्वेश्चन तो आपका एक है, लेकिन उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कई क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। उससे 5 से 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आप टेबल को याद कीजिए, जितना भी टेबल आएगा आगे भी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कंक्रीट इज अनसुइटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय ए वाइब्रेटर इफ इट इज, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी प्लास्टिक, ठीक है, ऑप्शन डी प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कंक्रीट का पृथक्करण हो जाता है, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा, द इंक्रीज्ड कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मेक इट, ठीक है। अधिक बढ़ी ससंजकता वाली कंक्रीट इसे क्या बना देती है, ठीक है। द इंक्रीज्ड कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मेक्स इट, अधिक बढ़ी संजकता वाली कंक्रीट इसे क्या बना देती है। तो क्या होगा, ए लेस लिएबल टू सिग्रेशन। सिग्रेशन का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, जब कंक्रीट क्या होती है, टूट फूट कर अलग हो जाती है, मोटा मिलावा महीन मिलावा से अलग हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, वही पृथक्करण कहलाता है, जब मोटा मिलावा महीन मिलावा से अलग हो जाए, ठीक है, यही सिग्रेशन कहलाता है। तो बताइए इसमें क्या होगा क्वेश्चन के अनुसार, लेस लायबल टू सिग्रेशन, या बी मोर लिएबल टू सिग्रेशन, सी मोर लिएबल टू ब्लीडिंग, या डी मोर लिएबल फॉर सरफेस स्केलिंग इन फ्रॉस्टी वेदर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा होगा, इसका आंसर होगा आपका 69 का ए, लेस लिएबल टू सिग्रेशन, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेन मैं किया हूँ, अधिक ससंजय यानी कि कोहेसिवनेस वाली कंक्रीट का पृथक्करण कम होता है, जो कि दिया हुआ आपका ऑप्शन में लेस लायबल टू सिग्रेशन, ठीक है, दिया हुआ था कोहेसिवनेस कंक्रीट का, यानी कि ससंजन का मतलब होता है कोहेसिवनेस, ठीक है। तो अधिक कोहेसिवनेस वाली कंक्रीट का पृथक्करण कम होता है, क्योंकि सभी कण जो पार्टिकल होते हैं
वो संसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वह अपना स्थान छोड़कर निकल नहीं पाते हैं और कंक्रीट पृथक्करण से बच जाती है, पृथक्करण यानी कि सिग्रेशन से बच जाती है, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा जो आपको प्रीफर लगे। आगे देखिए, द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर सीमेंट इन इंडिया इज नोन एज, ठीक है, जो कमर्शियल नेम है वाइट और कलर सीमेंट का भारत में उसे क्या कहते हैं? कोलोक्रीट, रेनबो सीमेंट, सिलिवक्रीट एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। और देखिए ऐसा ही वीडियो अब आपको डेली मिलेगा, एक वीडियो आपको डेली मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप डेली देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए अच्छे से और सेट लगाया कीजिए, और जो लेवल है डे पर डे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के लेवल से घबराना नहीं है आपको। और देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 2016 वाले पेपर में इतना टफ पेपर आया तो इस बार भी वैसा ही आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसमें बताइए क्या होगा, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। वाइट एंड कलर सीमेंट कॉल्ड कोलोक्रीट। देखिए वाइट एंड कलर सीमेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं? कोलोक्रीट कहते हैं, रेनबो सीमेंट कहते हैं, और सिलिविक्रीट यानी कि स्नोक्रीट, तीनों कहते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन में दिया गया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ठीक है। वाइट एंड कलर सीमेंट को हम तीनों नाम से जानते हैं। और कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा, हालांकि मुझे लगता नहीं कि कन्फ्यूज़न होगा। अगला देखिए, एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, ठीक है, एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू, ठीक है। ISI के अनुसार बेलित धरण खंड को किसमें श्रेणीकृत किया जाता है? A2 सीरीज, B3 सीरीज, C4 सीरीज या D5 सीरीज? तो कौन सा होगा इसमें? ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, ठीक है। तो कौन सा होगा, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए इसमें आपका राइट होगा 5 सीरीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5 सीरीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, सबका फुल फॉर्म भी लिखा हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, आप चारों फुल फॉर्म देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाई, ठीक है, जो हाइड्रोलिक रेडियस है यानी कि जलीय त्रिज्या किसके द्वारा दी जाती है? ए वेटेड पेरीमीटर डिवाइडेड बाई एरिया, बी एरिया डिवाइडेड बाई स्क्वायर एंड वेटेड पेरीमीटर, सी एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, या डी स्क्वायर रूट ऑफ एरिया? तो कौन सा होगा इसमें सही? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, आदृत परिमाप द्वारा विभाजित क्षेत्रफल, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट है, जैसे देखिए इसमें आपका जो दिया है हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाय, मुख्यतः क्रॉस सेक्शन एरिया का दिया है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था वो एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर आपका, यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस m इक्वल टू ए, यानी कि एरिया ए अपान पी, ए आपका एरिया, पी आपका पेरीमीटर, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए था, ठीक है। और सर्कुलर काट रहेगा यानी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, ये तो आपका था क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये आपका सर्कुलर था, तो सर्कुलर के लिए क्या होगा? m इक्वल टू यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू D/4, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर चैनल होगा तो फिर क्या होगा? m इक्वल टू BH अपान B प्लस 2H, ठीक है। 3 कंडीशन आपका मिल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, सर्कुलर के लिए और रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, ठीक है। तो तीनों कंडीशन को आप क्लियर कीजिए, पढ़ लीजिए, रट जाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेसेस ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयताकार खंड में अधिकतम और औसत अपरूपण प्रतिबल का अनुपात क्या होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेसेस ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज A1, B 1.25, C 1.5 या D 2। तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए जल्दी। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन का पूछ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन नोट कीजिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन का पूछ रहा है। तो क्या होगा इसमें, कौन सा सही होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 1.5, ठीक है। 1.5 इज द राइट आंसर। देखिए इसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन का पूछ रहा है, लेकिन मैंने आपको इसके अलावा कई सेक्शन का और भी लेकर आया हूँ, ठीक है, वो भी देख लीजिए। देखिए खंड था, ये अनुपात, ठीक है, टाउ मैक्स अपन टाउ मीन, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का आपका 1.5 या 3/2 मतलब सेम ही है। सर्कुलर सेक्शन रहेगा तो 4/3 या 1.33, कभी बाई में दे देता है कभी पॉइंट में दे देता है, तो इससे घबराना नहीं है, समझ जाना है। 1.5 का मतलब 3/2 होता है और 4/3 का मतलब 1.33 होता है डिवाइड करने पे। तो ऐसे आपको दिमाग लगा कर भी थोड़ा ऑप्शन में आपको उलझना नहीं है, ठीक है, उसको दिमाग लगा कर समझ जाना है। ट्रेंगुलर सेक्शन रहेगा तो 3/2 या 1.5 शीर्ष से h/2 दूरी पर, ठीक है। और डायमंड सेक्शन रहेगा तो 9/8, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए रेसिडिवल डज नॉट एग्जिस्ट 10% व्हेन शिफ्ट थ्रू IS सिव नंबर 9, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा बी साउंडनेस वेरी फ्रॉम 5 to 10 mm, ठीक है। सी इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट, या डी कंप्रेसिव स्ट्रेस आफ्टर 7 days इज नॉट लेस देन 175 kg/cm3, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा फॉर ए पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ठीक है, कौन सा इसमें राइट होगा आपका। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको राइट क्वेश्चन बताना, राइट आंसर बताना है। तो बताइए कौन सा इसमें राइट होगा फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो देखिए इसमें होगा आपका 94 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 6, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए, मतलब कि आपको लग रहा है कि ऐसा वीडियो आपको चाहिए, तो आप जरूर कमेंट में बताइए, ऐसा वीडियो मैं अब डेली अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है इज़ नॉट लेस देन 30 मिनट, जो कि ऑप्शन में था, और उसी का ऑप्शन में आपका फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 घंटा है, ठीक है। ऑप्शन में तो आपका जो था पोर्टलैंड सीमेंट का, तो इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ नॉट लेस देन 30 मिनट, ठीक है, ये तो इतना लिख दिया। और इसका फाइनल सेटिंग टाइम आपका क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर, ठीक है। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 3 दिन के लिए 16 kg/cm², 7 दिन के लिए होता है 22 kg/cm², ठीक है। और देखिए जब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को चालनी संख्या 9 से पारित किया जाता है तो चालनी पर अवशेष की मात्रा 10% से अधिक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एन एग्रीगेट इज नॉन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन, ठीक है। तो बताइए एक एग्रीगेट को विशालकाय एग्रीगेट माना जाता है, यानी कि साइक्लोपियन एग्रीगेट माना जाता है यदि इसका आकार किससे अधिक हो, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ए 4.75 mm, बी 30 mm, सी 60 mm या डी 75 mm, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें सही बताइए। तो इसका आंसर सही होगा आपका डी 75 mm, ठीक है। 75 mm इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन है, देखिए माप है यानी कि जे से डोनेट किया गया है, ये मिलावे का प्रकार यानी कि जो टाइप ऑफ एग्रीगेट है, ये मेजरमेंट है, ठीक है। तो जो जो क्या मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है आपका, एन एग्रीगेट इज नॉन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन, ठीक है। तो देखिए जब जे का मान यानी कि मेजरमेंट जो है जे
वो लेस देन 30 सेंटीमीटर रहेगा तो ये बोल्डर कहलाएगा, ठीक है। ये एग्रीगेट हमारा बोल्डर कहलाएगा। वही इसका जे का वैल्यू 6 mm से 75 mm के बीच होगा तो ये आपके ग्रेवल कहलाएगी, यानी कि बजरी। उसके बाद यही मान आपका यहाँ पे आपका mm होगा, ठीक है। 75 mm से सॉरी म्यू ही होगा, म्यू होगा 75 म्यू से 4.75 mm तक होगा तो ये आपका बालू कहलाएगी। फिर यही आपका 0.002 mm से 0.006 mm होगा तो ये आपका सिल्ट कहलाएगी। और यही जो जे है मेजरमेंट आपका ग्रेटर देन 150 होगा तो ये आपका प्लम कहलाएगा, ठीक है। आगे यही आपका मान जो जे का मान है मेजरमेंट आपका ग्रेटर देन 75 mm होगा तो ये आपका साइक्लोपियन एग्रीगेट कहलाएगा, जो कि क्वेश्चन में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लाइव लोड क्या होगा? ए वेरीज इन मैग्नीट्यूड, बी वेरीज इन पोजीशन, सी इज एक्सप्रेस्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो लाइव लोड के बारे में क्या इसमें सही है, क्या गलत है, या सभी सही है, बताइए कौन सा होगा इसमें। तो दिखाई दिए तो चलिए इसमें आपका सही होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और मैंने बताया था कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो इसका पहले भी हमने जिक्र किया था कि हमारे कोई भी टेक्निकल वीडियो का वीडियो चाहिए मतलब टिल 28 जनवरी तक, ठीक है। जितने भी मैं सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी टॉपिक पे वीडियो डालूंगा, नोट्स डालूंगा, पीडीएफ डालूंगा, तो सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे जो भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है। तो बताया था मैंने कि आपको 99 रुपये, ओनली 99 रुपये पे करना होगा हमारे नंबर पे। उसके बाद मैं ऑल पीडीएफ आपको सेंड करूंगा। नंबर आपको पता ही होगा, नहीं तो एक बार और बता देता हूँ, 7905858807। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और गूगल पे, फ़ोन पे इस पे है। अगर आप इस पे कर दे रहे हैं तो आपको टिल 28 जनवरी तक सारे पीडीएफ जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, टेक्निकल का। और नॉन टेक्निकल का तो आपको पता ही है, 49 रुपीज़ है उसका सारे पीडीएफ का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ जिसमें आपका इससे भी लेवल अप होगा, ठीक है। और कल इसी टाइम पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल। और हाँ, एक और बात कहना था, जो टेक्निकल का नॉन टेक्निकल का क्लास आपको आज वीडियो नहीं मिलेगा, कल सुबह मिलेगा 7-8 बजे, ठीक है। और ये टेक्निकल का वीडियो आपको डेली इसी टाइम मिलेगा और नॉन टेक्निकल का मॉर्निंग में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस बार IEEE को कैसे भी निकाल लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।